हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एमपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2022 का आयोजन आज 21 मई 2023 को कराया गया है। इस वीडियो में हम इसी क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। एमपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम के जीएस पेपर 1 में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 अंक का एक क्वेश्चन होता है। इस प्रकार से टोटल पूर्णांक यहाँ पर 200 अंकों का होता है। इस वीडियो में हम सभी 100 प्रश्नों के सही आंसर देखने वाले हैं, इसीलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है। तो देखिए यहाँ पर सही आपको वर्णन है वो छांटना है। पहला यहाँ पर है नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना तथा अधिकार देना। दूसरा ऑप्शन है नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय देना। तीसरा है तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। एंड चौथा है ई वाणिज्य अर्थात ई कॉमर्स में लोगों का विश्वास सुनिश्चित करना। तो देखिए यहाँ पर तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, इस क्वेश्चन का जो सटीक वर्णन है वो आपका हो जाएगा। तो फर्स्ट का यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है। आभासी सहायक यानी कि जो आपका वर्चुअली असिस्टेंस होता है उसका उदाहरण नहीं है। तो देखिए आप सभी ने एलेक्सा के बारे में सुना हुआ है, कोर्टाना के बारे में भी सुना है, आपने सीरी के बारे में भी सुना है, लेकिन कॉर्टेसा ये किसी भी तरह का वर्चुअल असिस्टेंट नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर आपका रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फादर माना जाता है। ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, जॉन मैककार्थी, ब्लेज पास्कल एंड डार्टमाउथ। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है जॉन मैककार्थी। और क्वेश्चन नंबर 3, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जो जनक कहा जाता है वो जॉन मैककार्थी को कहा जाता है। 3 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं क्या हैं। तो यहाँ पर आपको विशेषताएं बतानी है। अनुपालन, इट मीन्स की कंपाइलेंसेस, और यहाँ पर आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा यानी डिफेंस, जो इंटरनल हमारे साइट्स हैं उनसे। तीसरा यहाँ पर है खतरे की रोकथाम के लिए। एंड चौथा यहाँ पर उपयुक्त सभी। तो देखिए जो साइबर सुरक्षा है उसमें आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी विशेषताएं होती हैं साइबर सिक्योरिटी में। ठीक है, तो फोर्थ का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन से आयाम व्यापार के लिए सक्षम है ना। तो यहाँ पर देखिए अमीरी, अंतर क्रियाशीलता, विश्वव्यापी पहुंच या फिर सर्व विद्यमानता। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 5 का, ये होगा सी ऑप्शन। यानी कि इससे हमें जो वर्ल्ड वाइड रीच है वो मिलती है। ठीक है ना, जो हम अगर देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स करते हैं यानी व्यापार करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, वर्ल्ड वाइड रीच मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फ़ायदा नहीं है। रोबोट का फ़ायदा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए वह असमर्थ मनुष्यों की मदद करते हैं, ये तो उसका फ़ायदा है। वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं। तीसरा है वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किया जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, जहाँ आग लग सकती है वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। वह थकते नहीं और ना ही विश्राम करते हैं, ये भी सही है, लेकिन हमें वही तो छांटना है जो यहाँ पर आपका गलत है, वो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा। मतलब वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, ये गलत है। नौकरियों को प्रभावित कर सकते हैं पर पूर्णतः विस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है। यानी जो सोशल मीडिया है उसके साथ आप अनुकूलन बैठाते हैं, एडजस्टमेंट, ये क्या है। पहला, सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। इसके बाद है दूसरा, स्पष्ट कंटेंट लिखना। तीसरा, छोटा कंटेंट बनाना जिसे आसानी से अनुक्रमित किया जा सके। चौथा, लोगों की सामाजिक नेटवर्किंग में नियुक्ति के लिए कंटेंट बनाना। तो देखिए सोशल मीडिया, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, तो सोशल नेटवर्क के द्वारा आसानी से हम प्रचार कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है। नहीं, नेगेटिव वर्ड ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न आपसे अधिकतर गलत होने की चांसेस होते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा नहीं है पक्षपात का स्रोत, डेटा, एल्गोरिथम, लोग या फिर क्षमता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी क्षमता, एबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से डायोड अत्यंत उच्च गति के लिए या अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, परिपथ में प्रयोग किया जाता है, कौन सा डायोड यहाँ पर यूज़ होगा, जेनर डायोड, वैरेक्टर डायोड, टनल डायोड या फिर शॉर्ट की डायोड। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा शॉर्ट की डायोड। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है। ये देखो नहीं वाले क्वेश्चंस आपके सामने काफ़ी आ रहे हैं।
कौन सी नहीं की जा सकती है? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर देखेंगे, तापीय सक्रियता के द्वारा आप कर सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा, संघट्ट आयनीकरण के द्वारा भी कर सकते हैं, प्रकाशिक सक्रियता के द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन अशुद्धि अंतक्षेप जो इम्प्योरिटी होती है ना, उसके द्वारा आप इलेक्ट्रॉनिक होल युग्म पैदा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो नहीं वाला है वही आपको छांटना है। क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यहाँ आपसे पूछा गया है कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिनडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? तो आपको बताना है भारत का या फिर किसी भी देश का ये कौन सा शहर था। तो 11 का आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा पुणे, है ना। पुणे में ये जो है ये आयोजन किया गया था इस एक्सरसाइज का, ठीक है, अफ्रीका और इंडिया के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में करी थी, यानी कोविड टाइम पे? तो महू, जबलपुर, भोपाल, छिंदवाड़ा। तो देखिए महू में इसकी स्थापना की गई थी क्वांटम प्रयोगशाला की। जो 12 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश में वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो जो वैश्विक शिखर सम्मेलन है, वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन या फिर इंदौर। तो 13 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो है भोपाल। तो भोपाल में आपका वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का रिसेंटली ही आयोजन किया गया था। 13 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गणेश वासुदेव मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह, श्री नीलम संजीव रेड्डी या फिर बलीराम भगत जी। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है वो है जीबी मावलंकर। इट मीन्स श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। शॉर्ट में इनको आप जीबी मावलंकर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? तो देखिए जो FAO है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय स्थित है आपका रोम में, है ना। जकार्ता गलत है, हेग गलत है, जिनेवा गलत है, और रोम जो है वो इटली की कैपिटल है और इटली में ये स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? देखिए 2017 में जो योजना आरंभ की गई थी जिसका नाम है सौभाग्य योजना, इसका फुल फॉर्म था सहज बिजली हर घर योजना, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? बिजली विभाग से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पर बी ऑप्शन विद्युत मंत्रालय बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, वर्तमान में अप्रैल 2023 यानी रिसेंट में आपका पूछा गया है भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है आप सभी जानते हैं, मनोज पांडे, ठीक है, जनरल मनोज पांडे। क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन ये रहा है इस बार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का, हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? ठीक है, हॉकी खेल के लिए पूछा गया है और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम वाला। सरपाल सिंह, जूड फेलिक्स सेबेस्टियन, रोमेश पठानिया या फिर मर्जवान पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रोमेश पठानिया को वर्ष 2020 में हॉकी के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? मतलब जो सही युग्म सुमेलित हैं वो आपको बताना है। यहाँ पर देखिए रंगास्वामी कप पोलो, शीश मेडल ट्रॉफी क्रिकेट, यादवेंद्र कप हॉकी और रोबर्ट्स कप फुटबॉल। तो देखिएगा जो रंगास्वामी कप है ये पोलो से संबंधित नहीं है, ये गलत हो जाएगा। शीश मेडल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। यादवेंद्र कप हॉकी से संबंधित है वहीं, और रोबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित। तो देखिएगा यहाँ पर 2 एंड 3 एंड 4 ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है 2, 3 एंड 4 इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था? तो देखिए वर्ल्ड कप जो हुआ था फीफा का 2022 में, गोल्डन बॉल पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे? लुका मैड्रिक, लियोनेल मेसी, रोनाल्डो या फिर डिएगो फोरलान। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लियोनेल मेसी। इन्होंने गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? ऑप्शन है आपके भरहूत, सांची, सोनारी या फिर सतधारा। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सांची, ठीक है। तो ये आपको सांची में मिलता है ये जो स्तूप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? जो स्वतंत्रता सेनानी है भागीरथ सिलावट, सादत खान एवं वंश गोपाल, तो देखिए ये संबंधित हैं
इंदौर से, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से, ठीक है। 22 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो अब यहाँ पर आपको जो गलत युग्म है वो छांटना है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की ओर। तो देखिएगा, साकेत रामायण कला संग्रहालय कहाँ पर है? ओरछा में। तो देखिए ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 23 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब अगला देखिए, आपको गलत वाला छांटना है ना। दूसरा यहाँ पर प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ पर है? उज्जैन में। तो देखिए ये भी सही है, उज्जैन में है। तीसरा देखिएगा, मुक्तिबोध सृजन पीठ कहाँ पर है? सागर में। ये भी करेक्ट है। तुलसी शोध संस्थान भोपाल, ये आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि आपको गलत वाला ही युग्म छांटना था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय देव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरा का विवरण दिया था? मतलब इनके ऊपर लिखने वाली जो बुक है ये किसने लिखी थी, किसने विवरण दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 24 का आप देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपका जाने वाला है। अल बहरी गलत है, अल मसूदी भी गलत है, अल बरूनी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। इसमें आपसे पूछा गया है, निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा ये पुरस्कार है प्रदान किया जाता है। ऑप्शंस देख लेंगे, समाज सेवा आदिवासी क्षेत्र में, देखिए दूसरा यहाँ पर है नृत्य में, संगीत में है, तीसरा भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार एवं विकास करने में। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो संस्कृति विभाग है वो हिंदी भाषा की प्रचार प्रसार के लिए किसी एनआरआई को, नॉर्थ रेजिडेंट इंडियन को ये प्रदान करता है। तो 25 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह द बारहसिंगा, ठीक है, नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? भूरसिंह द बारहसिंगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वो आपका रहेगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए मध्य प्रदेश में स्थित ये राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। 26 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकला कला के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शंस देख लेंगे हम। सबसे पहले ढोकला कला से संबंधित नहीं है, मतलब सही नहीं है वो बताना है आपको। देखिएगा पहला ऑप्शन है आपका, यह कला बैतूल की भारेबा आदिवासी समुदाय से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, यह एक अलौह धातु ढलाई कला है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा, यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है, तो ये कपड़ा कला नहीं है और यही हमको छांटना था, जो यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? द्वारका प्रसाद जी किसके समाचार पत्र के मुख्य संपादक थे? ऑप्शंस दिए हुए हैं, सूर्योदय, प्रभा, लोकमत या फिर संध्या के। तो देखिए इनका जो मुख्य संपादन में पत्र छपता था 28, इसका देख लीजिएगा लोकमत, ठीक है ना। तो लोकमत समाचार पत्र के ये मुख्य संपादक हुआ करते थे। 28 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29। धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो धर्मराजेश्वर जो स्मारक है वो आपका संबंधित है यहाँ पर दशपुर से। 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर? दशपुर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? मतलब ये जो कलाकार हैं किस कला से संबंधित हैं ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके हैं ढोकरा कला, गोंड चित्रकला, पिथौरा चित्रकला या फिर बाग प्रिंटिंग। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, गोंड चित्रकला से ये दोनों ही जो कलाकार हैं वो संबंध रखते थे। 30 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? आयुष काफ़ी सुना है आपने, जो आयुष मंत्रालय है ये किसका संक्षिप्त रूप है ये हमको बताना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ए फॉर निकलता है आयुर्वेदा, वाई फॉर निकलता है योग, यू फॉर निकलता है प्राकृतिक चिकित्सा और यूनानी, ये देखिए यू फॉर यूनानी निकलेगा। एच फॉर निकलता है सिद्ध और एच फॉर निकलता है होम्योपैथी। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 31 का ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है, कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग करता है? मतलब किस प्रदूषण की वजह से मनुष्यों में इटाई रोग हो जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए पारा प्रदूषण, कैडमियम प्रदूषण, आर्सेनिक प्रदूषण या फिर नाइट्रेट प्रदूषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज कैडमियम प्रदूषण, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे यहाँ पर इसका क्या आंसर सही होगा।
FPO, ISI, BEE या फिर हॉलमार्क। तो देखिए जो आप ज्वेलरीज लेते हैं उसमें आपको मिलता है हॉलमार्क, है ना, तो हॉलमार्क देखकर आप लेते हैं। दूसरा कोई आप बर्तन लेते हैं तो आप लेते हैं ISI मार्क देखकर, ठीक है। इसी तरह जो आपका फूड वगैरह है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम है, तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर है वो FPO है। फूड प्रोसेसिंग के लिए जो आप मार्क यूज़ करते हैं वो जो जरूरी यहाँ पर कर दिया गया है वो है FPO, ठीक है। 33 का यहाँ पर फिलहाल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, आनुवांशिक रूप से परिवर्धित या परिवर्तित वीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है, मतलब किस रीजन की वजह से इसे विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 के ऑप्शंस देख लीजिएगा, सूखा प्रतिरोध के लिए, कीट प्रतिरोध के लिए, या फिर जीवाणु प्रतिरोध के लिए, या फिर फफूंदी प्रतिरोध के लिए। तो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कीटों से प्रतिरोध के लिए, ठीक है ना, इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए। तो 34 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले पिवोट, जो पिवोट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, जो पाइवोट कहलाते हैं इनको क्या कहते हैं। तो देखिए ये जो आपका है ये इसका सही आंसर आपका रहने वाला है वो है साइनोवियल जोड़, यानी डी ऑप्शन 35 का डी हो जाएगा। साइंस का ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि फाइब्रोनोजिन, इसकी हेल्प से जो मनुष्य है उसका खून का थक्का जमता है, ठीक है। कोई भी चोट लग जाने पर जो भी ब्लड निकलता है तो यहाँ पर जो विटामिन प्रेजेंट होता है वो होता है विटामिन के, ठीक है। तो 36 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37, वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इकोटोन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा या फिर संक्रमण क्षेत्र का कार्य करता है। एक पारिस्थितिक तंत्र क्या है, ये है ए, और दूसरा है हमारा ये बी, तो इनके बीच में क्या है, ये है जो हमारा है, तो ये कहलाएगा आपका क्या, इकोटोन, इकोटोन। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का जो हॉट स्पॉट है वो आपको बताना है। ये मोबाइल फ़ोन वाला हॉट स्पॉट नहीं है, आपको बताना है यहाँ पर जो हॉट स्पॉट होते हैं। तो इस प्रश्न के ऑप्शन देख लीजिएगा, थार मरुस्थल, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, या फिर दक्कन का पठार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, वायु की गति का मापन किया जाता है। देखिए किसके द्वारा करेंगे वायु की गति का मापन, तो इसके लिए जो आपका यंत्र होता है उसको हम कहते हैं एनीमोमीटर, ठीक है, एनीमोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा तो हम लोग दाब मापते हैं, ठीक है, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापते हैं, और अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर द्वारा मापते हैं, ये हटाओ। और यहाँ पर जो आपका करेक्ट रहेगा वो रहेगा एनीमोमीटर। 39 का डी ऑप्शन करेक्ट है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 40, IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश में ये जो IIMF है, FM है, ये आपका स्थित है भोपाल में। 40 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 41, संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे। तो देखिए संथाल विद्रोह आप सभी जानते हैं, इसको मुंडा या विद्रोह भी कहा जाता है। तो इसके जो मुख्य नेता कौन थे ये बताना है आपको। देखिए सिद्धो ये नहीं थे, बिरसा मुंडा ये इसके मुख्य नेता थे, ठीक है, मुंडा विद्रोह के। 41 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 42 पर चलेंगे, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी, यानी किस जगह पे हुई है आपको बताना है। ऑप्शन है बंगाल, गुजरात, बिहार, या फिर महाराष्ट्र। तो देखिए जो प्रार्थना समाज है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा स्थापित किया गया था। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। 42 का डी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 43 की ओर। परंपरा के अनुसार अलवारों और नयनारों की संख्या कितनी है। ये संत हैं, ठीक है ना, ये सेंट हैं, इनकी हमें संख्या बतानी है अलवार और नयनारों की। तो देखिए अलवारों की जो संख्या थी परंपरा के अकॉर्डिंग वो है 12, जबकि नयनारों की संख्या है कितनी, 63 है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 12 और 63। क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं, तहकीक ए हिंद किताब के लेखक कौन है, और राइटर बताने हैं आपको तहकीक ए हिंद के। जियाउद्दीन वर्णी नहीं, अमर खुसरो ये भी नहीं है, अल बरूनी ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। 44 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि तहकीक ए हिंद के जो राइटर हैं वो हैं अल बरूनी, ठीक है। 44 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं, ये आपको बताना है, नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अजंता में तो बौद्ध गुफाएं हैं, बाग में भी हैं, इसके अलावा सांची में भी बौद्ध गुफाएं पाई जाती हैं, जबकि वलसाड़ में किसी प्रकार की बौद्ध गुफा नहीं पाई जाती है, यही आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 45 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत छोड़ो आंदोलन
किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 46 ऑप्शन है आपके 7 अगस्त 1942, 9 अगस्त, 10 अगस्त या फिर 6 अगस्त, और सारा ही 1942 का यहाँ पर दिया हुआ है डेट्स। तो ये देखिएगा, जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो शुरू किया गया था 9 अगस्त 1942 को। 46 का यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 47 पर चलेंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो देखिए साउथ का जो काफ़ी इम्पोर्टेंट साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना की गई थी 1336 AD, 1336 AD में। क्वेश्चन नंबर 47 का ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48, चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए जो नील की खेती थी उसे जाना जाता था तिनकठिया पद्धति के नाम से। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपको 3/20 ऐसे आपको दिया जाता था और इसमें 3 भाग पर आपको खेती करनी होती थी। किसकी? नील की खेती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। ये पंक्तियां हैं जो किसके द्वारा लिखी गई हैं, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है। कबीर, रैदास, गुरु नानक या फिर चैतन्य महाप्रभु। तो देखिए जो पंक्तियां हैं लिखने वाले हैं कबीर दास। 49 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो आपके ऑप्शन हैं उड़ीसा, बंगाल और महाराष्ट्र और बिहार, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा। ठीक है, इस किस राज्य में हुई थी आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र में इस मंडली की स्थापना की गई थी। 50 का सी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। गाइज यहाँ पर हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 50 तक आंसर्स देख चुके हैं। सभी क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, इसीलिए आप हम पर बिलीव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? अशासकीय सदस्य आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना, शासकीय नहीं, नॉन ऑफिशियल जो है वो आपसे पूछा गया है। तो 51 ऑप्शन से आपके 3, 4, 5 या फिर 6। तो क्वेश्चन नंबर 51 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 5 अशासकीय सदस्य यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है, इस आयोग में। क्वेश्चन नंबर 51 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 52 देखिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग की सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए जो राज्य मानवाधिकार आयोग होता है उसमें जो सदस्य की नियुक्ति होती है और जो समिति बनती है उसकी अध्यक्षता करने वाले कौन होते हैं? ये होते हैं आपके राज्य के मुख्यमंत्री। जिस भी राज्य का ये मानवाधिकार आयोग होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री उस राज्य के। 52 का बी ऑप्शन करेक्ट है। हम बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। यहाँ पर पहला कथन दिया हुआ है, मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है आपका, आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोनों ही कथन 1 और 2 सत्य हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की गई है? मतलब ये जो आपका सीबीसी आयोग है वो किसकी सिफारिश पर किया गया है? कौन सी समिति गठित हुई थी और उसके अध्यक्ष कौन थे, उनके आधार पर आपको बताना था। तो एक समिति गठित हुई थी, उसके अध्यक्ष थे के संथानम। ठीक है, उनकी रिकमेंडेशन पर ही ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 54 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? कौन सा जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत एसटी आयोग, अनुसूचित जाति एससी आयोग, एससी आयोग का यहाँ पर गठन किया गया, ये पूछा है। तो ऑप्शंस आपके अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 328। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 338। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 56 आपसे ऑप्शन देख लीजिएगा। पत्रकारिता क्षेत्र का व्यक्ति मुख्य सूचना आयुक्त तो बन सकता है, बिल्कुल ठीक है। विधि क्षेत्र का व्यक्ति भी बन सकता है। सी ऑप्शन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का व्यक्ति भी बन सकता है। वहीं अगर हम डी की बात करें, राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य, ये सूचना आयुक्त नहीं बन सकता है राज्य का, ठीक है, या फिर मुख्य सूचना आयुक्त भी नहीं बन सकता है। तो 56 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के
वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर विनिर्दिष्ट हैं, मतलब जो भारत की कैग हैं, ठीक है, उनका जो वेतन और सेवा शर्तें हैं उनके बारे में किस अनुसूची में लिखा गया है, ये आपसे पूछा गया है। प्रथम अनुसूची में, द्वितीय में, तृतीय में या फिर चतुर्थ में। तो 57 आप देखेंगे तो जो आपका सेकंड वाला अनुसूची है उसमें भारत के कैग और जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं उनकी वेतन भत्ते उनके बारे में कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जो नीति आयोग है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी, इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति करने वाले कौन होते हैं? तो आपको बताना है यहाँ पर। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ही इनकी नियुक्ति करते हैं और आपको बता दें कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी भारत के पीएम ही होते हैं। 58 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था? मतलब अस्तित्व में कब आया था यानी कब बना था, ये बताना है, सिंपल सा। 15 जनवरी 1994, 1 फरवरी 1994, 15 मार्च 1994 या फिर 15 अप्रैल 94। तो देखिए ये जो आया था अस्तित्व में वो आपका फरवरी के मंथ में आया था और वो डेट थी आपकी 1 फेब 1994। 59 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए, संघ तथा राज्यों के लिए जो लोक सेवा आयोग है जिसे आप बोलते हैं पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पीएससी है ना, इसका जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का अनुच्छेद 340 में, अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 328 में या फिर अनुच्छेद 238 में। तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 315। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। यहाँ आपसे पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति यानी मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? मतलब ये जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन जो भारत की सीजीआई हैं उनकी परामर्श से। ठीक है, तो आपको बताना है किस आर्टिकल में इसका विवरण है। तो आर्टिकल 222, आर्टिकल 227, आर्टिकल 230 या फिर आर्टिकल 237। तो 61 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 222 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सीजीआई की हेल्प से किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे न्यायाधीश में ट्रांसफ़र कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62। किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? मतलब जो नेशनलाइजेशन है आरबीआई का वो कब किया गया था ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, 62 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन किया गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? मतलब जो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और फॉरेन ट्रेड है उसका लाभ क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शंस दिए हुए हैं, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा, माल की उपलब्धता में कमी, आर्थिक विकास में कमी या फिर उच्च बेरोजगारी दर। तो क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? मतलब जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनको एक क्षमादान शक्ति प्रदान की गई है, उसका विवरण किस अनुच्छेद में है? देखिए ऑप्शंस आपके दिए गए आर्टिकल 72, आर्टिकल 71, 73 या फिर 74। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। यहाँ आपसे पूछा गया है मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे थे? देखिए ये स्टेटमेंट देख लीजिएगा किसने कहा था। एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया है ये आपको बताना है। तो देखिए इसके ऑप्शन देख लेंगे। सबसे पहले हम न्यायमूर्ति PN भगवती, तो इन्होंने नहीं कहा है। अगला देखेंगे जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट ये कहा गया था, ये सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर दो ऑप्शन है वो भी गलत हो जाएंगे। तो 65 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? मतलब जो राष्ट्रपति के पास महाभियोग संबंधी प्रावधान है राष्ट्रपति के लिए, उनका वर्णन किस अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिएगा आर्टिकल 53, आर्टिकल 73, आर्टिकल 61 या फिर आर्टिकल 72। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 66 का सी, यानी आर्टिकल 61 में भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो महाभियोग है उसके प्रावधान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। यहाँ आपसे पूछा गया है
नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव देखिएगा, यहाँ ऑप्शंस आपके हैं 9 दिसंबर 1946, 28 अप्रैल 1947, 22 जनवरी 1947 या फिर 13 दिसंबर 1946। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 67 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 68 देखिएगा क्या कहा गया है, भारतीय संविधान का 91वां संशोधन क्या प्रदान करता है। ऑप्शन देखेंगे, मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित करना, या फिर 2026 तक लोकसभा और विधानसभा की सीटों में कोई भी वृद्धि नहीं करना। सी ऑप्शन है एससी और एसटी के राष्ट्रीय आयोग का विभाजन करना, एंड द लास्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 68 का यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मंत्रिपरिषद में जो सदस्य हैं उनकी संख्या को सीमित करना। ठीक है, 68 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना करी थी, किस अधिनियम के द्वारा की गई है। ऑप्शंस देखेंगे, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, या फिर 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ये जो द्वैध शासन प्रणाली है उसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इसमें आपसे कहा गया है किसने कहा था, स्टेटमेंट दिया हुआ है और बताना है कि किसके द्वारा दिया गया था स्टेटमेंट। संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व भी कर सकती है। तो कौन से व्यक्ति के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। ऑप्शंस आपके हैं महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर एनी बेसेंट। तो देखिए महात्मा गांधी के द्वारा जो स्टेटमेंट है ये वाला वो दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 70 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 71 90 ईस्ट रिज 90 डिग्री पूर्व रिज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है। तो ये जो आपका पॉइंट है ये स्थित है आपका हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 71 का डी ऑप्शन सही होगा, बाकी जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत होंगे। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, भारत में पवन ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर आपको गलत कथन छांटना है, सही नहीं है कथन। ठीक है, पहला देखेंगे आप, भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तो देखिए इसका बिल्कुल सही है ये वाला। दूसरा, गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा का लगभग 22% है, 22% है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा देश की कुल क्षमता का लगभग 24% थी, ये भी बिल्कुल सही है। अगला यहाँ पर कथन है, पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, तो बिल्कुल ये आपका गलत हो जाएगा। और 72 का आपको नेगेटिव यानी गलत ही छांटना था स्टेटमेंट, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है, एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्र यानी कि लैंडलॉक देश नहीं है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 73, इसमें ऑप्शन देखिएगा, नेपाल, थाईलैंड, लाओस या फिर भूटान। आप सभी जानते हैं नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, लाओस भी है, इसके अलावा भूटान भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे थाईलैंड, तो ये जो है वो लैंडलॉक कंट्री पूरी तरह से नहीं है। लैंडलॉक कंट्री वो होता है जिसके चारों ओर से सिर्फ देश हों, और देश क्या हो, मतलब भूमि हो, वो कहते हैं लैंडलॉक कंट्री। यहाँ से आपको बताना था जो देश नहीं है वो, तो थाईलैंड नहीं होगा, और क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट ऑप्शन बी ही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी, यानी मैक्सिमम जनसंख्या वृद्धि दर। अभी ऑप्शन से दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। ऑप्शन से आपके अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मेघालय या फिर पंजाब। तो देखिए 74 का आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 2011 के अकॉर्डिंग अधिक थी, और ये ऑप्शन हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 74 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मिकांग जो है ना, वो निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है किस देश से नहीं गुजरती है। 75 ऑप्शन से आपके कंबोडिया, वियतनाम, बांग्लादेश या फिर लाओस। तो देखिएगा 75 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश से ये रिवर नहीं गुजरती है। ठीक है, मिकांग रिवर। 75 का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक थी। ठीक है ना, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। अब ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनके ही अंदर आपको बताना है। ऑप्शन है मिजोरम, गोवा, हिमाचल प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए,
मिजोरम में जो महिला साक्षरता दर थी वो अधिक थी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो वर्ष 2011 की डेमोग्राफी यानी जनगणना से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, इसका मतलब जो कथन गलत है वो आपको छांटना है, गलत कथन, ठीक है। पहला ऑप्शन देखते हैं, हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं, तो ठीक है भाई, ये बात तो सही है। दूसरा देखेंगे, देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं ओडिशा में है, तो भाई ये देखेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है। अगला देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में बेल्लारी लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर डी है, मयूरभंज जिले का लौह अयस्क में ओडिशा में महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी सही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे नेगेटिव आपको छांटना था, 77 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 78। वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक कौन था वर्ष 2020-21 में, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट ऑप्शन है बी, गुजरात मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। इसमें आपसे पूछा गया है सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन हैं? तो जो सुंदरबन आपका डेल्टा है वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सुंदरबन कहते हैं। तो यहाँ पर जो वन है उनका प्रकार क्या है? ऑप्शन से आपकी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, अल्पाइन वन, उपोष्ण वन या फिर तटीय या फिर ज्वारीय वन, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर में मुझे थोड़ा डाउट है, ऑप्शन नंबर ए एंड डी में से, ठीक है, ये आप चुनकर बता दीजिएगा या फिर आप जो फाइनल आंसर की है उसका वेट कर लीजिएगा। आपको सही उत्तर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? देखिए जो एटलस पर्वत है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में स्थित है, इसीलिए इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 81। पूछा गया है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? यानी मध्य प्रदेश में सिंचाई किस साधनों के माध्यम से होती है? मेन यहाँ पर जो सोर्सेस हैं वो क्या रहने वाले हैं? ऑप्शन आपके हैं तालाब एवं झीलें, नहरें एवं नदियाँ, नहरें एवं तालाब, कुएं एवं ट्यूबवेल। तो देखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुएं एवं जो ट्यूबवेल्स हैं ये काफ़ी बड़ा माध्यम है सिंचाई का एमपी में। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं और उनके स्थानों के युग्मों में कौन सा गलत है? यानी आपको गलत युग्म है वो आपको छांटना है। तो देखिएगा पहला यहाँ पर दिया हुआ है बारना और रायसेन, ये तो आपका सही है। दूसरा कोलार और सीहोर, ये भी सही है। पुनासा, खंडवा, ये भी सही है। लेकिन सुक्ता एंड बैतूल ये जो है वो गलत है, ये सिंचाई परियोजना का मेल गलत है। 82 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब आपको अगेन यहाँ पर जो गलत कथन है वो आपको छांटना है। तो देखेंगे ऑप्शंस, पहला है लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, तो यही जो है आपका वो गलत है, ठीक है। ओवरऑल जो अयस्क उत्पादन है उसमें तो पहला है, उसमें तो तीसरा स्थान है मध्य प्रदेश का देश में, लेकिन लौह अयस्क में तीसरा स्थान नहीं है। अगला देखते हैं, जबलपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव हैं, सही है। तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है, ये भी सही है। चौथा यहाँ पर है छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए हैं, ये भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारा जो पार्ट है वो छत्तीसगढ़ में चला गया है एमपी का। 83 का आपको करेक्ट ऑप्शन छांटना था, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 84। मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपको कथन दिया गया है बघेलखंड में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। फिर यहाँ पर दूसरा है लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। तीसरा है मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। एंड चौथा है मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है इसको छोड़कर बाकी सारे स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं। तो इस हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या रह जाएगा? 84 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में जिलों में मैग्नीज के बड़े भंडार किस में हैं? मतलब मैग्नीज के जो बड़े भंडार है वो कहाँ पाए जाते हैं, एमपी के किस जिले में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। 85 के ऑप्शन दिए गए हैं बालाघाट, नीमच, सागर या फिर दमोह। तो देखिए बालाघाट में मैग्नीज के काफ़ी बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो 85 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है?
कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिएगा। शीत ऋतु में उत्तरी भागों में तापमान दक्षिणी भागों की तुलना में कम हो जाता है, तो भाई ये बात तो सही है। दूसरा, राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त करता है, 80, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर देखेंगे, देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है, ये बात तो गलत है भाई। ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, जो तापमान है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है और आंसर आपका ये सही हो जाएगा 86 का। डी भी आपका करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल 86 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 87, ये आपसे पूछा गया है, बीना नदी निम्नलिखित में से किन नदियों की सहायक नदी है, ठीक है। निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है, बेतवा, धसान, बेबस या फिर बनास। तो देखिए जो बीना रिवर है ना वो एमपी से बहती है और यूपी में जो बेतवा है उसकी ये सहायक नदी है, ठीक है। 87 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो वर्षा ऋतु में ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। ऑप्शन देखेंगे, एमपी के ये जिले हैं सारे के सारे, नरसिंहपुर, मंदसौर, मंडला या फिर छतरपुर। तो क्वेश्चन नंबर 88 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। मंडला में काफ़ी अधिक यहाँ पर वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 89 पर चलते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है, मतलब वन क्षेत्र किस जिले का सर्वाधिक है ये आपको बताना है। रतलाम, श्योपुर, इंदौर या फिर उज्जैन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, श्योपुर में काफ़ी ज़्यादा वन क्षेत्र है, ठीक है ना। क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए तो 89 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे पूछा गया है, अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी ने गहरी कंदरा बनाई है, ठीक है ना। ये जो पहाड़ियाँ हैं इनके बीच में जो गहरी कंदरा है वो किस नदी के द्वारा बनाई गई है आपको बताना है। चंबल, सोन, केन या फिर नर्मदा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नर्मदा रिवर। 90 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। यहाँ आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कपास और केले के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखेंगे, मंदसौर, शहडोल, सतना या फिर बुरहानपुर। तो 91 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बुरहानपुर कपास और केले के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। 91 का डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है। तो देखिए ऑप्शन से आपके सहरिया, बैगा, भूमिया। भूमिया कोई जनजाति नहीं होती है, ठीक है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आप देखेंगे यहाँ पर जो सहरिया जनजाति है इसके मुखिया को खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है, जिसलिए 92 का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 93, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहन योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी धनराशि दी जाएगी। देखिए यहाँ देखेंगे आप तो 1000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह, 500 रुपये प्रति माह या फिर 2500 रुपये प्रति माह। देखिए एमपी गवर्नमेंट की योजना लाडली बहन योजना के अकॉर्डिंग जो योग्य महिलाएं हैं उनको जो धनराशि प्रदान की जाएगी वो रहेगी 1000 रुपये प्रति माह। 93 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला, डेमोग्राफी से काफ़ी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, लगभग अभी 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ऑप्शन देखिएगा, डिंडौरी, अलीराजपुर, निवाड़ी या फिर मंडला। नया डेटा आने तक आपका जो डेमोग्राफी 2011 है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अभी भी सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए। तो 94 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला वो रहेगा डिंडौरी, ठीक है ना, एमपी का डिंडौरी जिला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है, भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। ओवरऑल जो स्टेट वाइज रैंकिंग है उसमें एमपी का कोयले की ग्रॉस उत्पादन में, प्रोडक्शन में कौन सा स्थान है आपको बताना है। दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पाँचवा। तो 95 का करेक्ट ऑप्शन है आप ऑप्शन नंबर बी, अभी वर्तमान में तीसरा स्थान है एमपी का कोयले के सकल उत्पादन में। 95 का बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। यह आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो अभी तक एमपी में कितनी बार राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगाया जा चुका है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4 बार। तो 96 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अब तक 3 बार एमपी में राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। इसमें आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है। 500, 1000, 2000 या फिर 5000। मतलब एमपी में अगर किसी गांव को ग्राम पंचायत बनना है ना, तो उसके लिए कितनी न्यूनतम जनसंख्या उस गांव की होनी चाहिए ये आपको बताना है। तो ये आंकड़ा रखा गया है 1000 लोगों का। अगर 1000 लोग उस गांव में हो जाते हैं तो उस गांव को ग्राम पंचायत घोषित कर दिया जाता है और वहाँ पर जो प्रधान है उसके चुनाव भी उस गांव में कराए जाते हैं।
बात करेंगे अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 98 की। इसमें आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 98, एमपी के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन थे आपको बताना है। रविशंकर शुक्ला, द्वारका प्रसाद मिश्र, कैलाश नाथ काटजू या फिर भगवंत राव मंडलोई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रविशंकर शुक्ला जी एमपी के पहले मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 99 आपसे पूछा गया है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। देखिए इन द एब्सेंस ऑफ सीएम इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑप्शन है मंत्री गृह विभाग, मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री, मंत्री वित्त विभाग या फिर मंत्री संसदीय कार्य विभाग। तो देखिए जब भी यहाँ पर सीएम अनुपस्थित रहेंगे तो वो किसी भी एक मंत्री का नाम निर्दिष्ट कर जाएंगे और वही यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेगा। तो 99 का यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न पत्र का, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी, यानी एमपी की फर्स्ट गवर्नर का नाम आपको बताना है। ऑप्शन हैं सरला ग्रेवाल, नंदिनी सतपथी, आनंदीबेन या फिर द्रौपदी मुर्मू। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सरला ग्रेवाल। तो गाइज इस तरह से हमने इस प्रश्न पत्र के सभी 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है और ये जो आपका सेट है वो सेट बी है। हालांकि सभी सेट में सेम क्वेश्चन होते हैं, बस उनका जो नंबर होता है वो ऊपर नीचे होता है। तो आप इस हिसाब से इसको मिला सकते हैं अगर आपके पास कोई और सेट भी है। पूरे 100 क्वेश्चन हैं जो मैंने बिल्कुल सही सही यहाँ पर सॉल्व आउट किया है, ठीक है। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत लगती है, आपको लगता है इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और है, तो वो आप हमें नोट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बता भी सकते हैं। आई होप आपको जो वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।